तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक हाइटस हर्निया। तो हाइटस हर्निया क्या है? देखिए, हाइटस हर्निया जानने से पहले आपको हार्निया किसको बोलता है उसको जानना पड़ेगा। तो हार्निया किसको बोलता है? जब किसी भी हमारा बॉडी का किसी भी ऑर्गन का टिश्यू जब अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में चला जाता है, मतलब वही ऑर्गन का सराउंडिंग जो बॉर्डर जो जगह रहता है उसमें कुछ वीक पॉइंट है, तो वही वीक पॉइंट से जब बाहर आ जाता है, अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह चला जाता है, तो उसको हार्निया बोला जाता है। जैसे हमारा एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन और इसका टिश्यू रहता है। लेकिन यही ऑर्गन के ऊपर हमारा एब्डोमिनल मसल रहता है जो हमारा इस सभी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यही एब्डोमिनल वॉल में किसी जगह में कुछ वीक पॉइंट है, किसी मसल में कुछ डैमेज है, तो उसी डैमेज से उसी वीक पॉइंट से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। तो इंटेस्टाइन जब बाहर आ जाता है तो उसको हार्निया बोला जाता है। और स्किन के ऊपर से जब हम लोग देखते हैं तो एक पाउच जैसा, एक बैग जैसा कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा हम लोगों को दिखने को मिलता है। और ये जो बैग जैसा, जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कभी कभी होता है ज़्यादा एक्टिविटी करने से होता है, कभी कभी खांसने के टाइम पे दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में फिर से वही इंटेस्टाइन अपना जगह में चला जाता है, तो उस टाइम पे नहीं दिखता है। तो ये हो सकता है। तो देखिए, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये जो और इधर जो जगह है, यही रीजन को बोला जाता है ओम्बुलिकल। क्योंकि जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो माँ के पेट से, माँ के बॉडी से बच्चा का बॉडी में एक ट्यूब के साथ कनेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, गैस, सभी विटामिन, प्रोटीन, सभी न्यूट्रिएंट्स माँ के बॉडी से बच्चा का बॉडी में आता है। और यही ट्यूब को अम्बुलिकल कॉर्ड बोला जाता है। जब हमारा डिलीवरी होता है, बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है, तो अम्बुलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है और धीरे धीरे ऐसे सूख जाता है। तो इधर ये, तो जब अम्बुलिकल पार्ट का जो अम्बुलिकल एब्डोमिनल मसल रहता है, वही मसल जब वीक हो जाता है, तो वही वीक पॉइंट से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। तो वीक पॉइंट से बाहर आ जाता है, तो बाहर से स्टोमक के ऊपर एक बैग जैसा, पाउच जैसा दिखता है। जो पाउच, जो बैग जैसा, ज़्यादातर पेशेंट खांसने के टाइम पे, कुछ हार्ड वर्क करने के टाइम पे, हेवी लिफ्टिंग के टाइम पे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे दिख सकता है, और नॉर्मल टाइम में फिर से इंटेस्टाइन अपनी जगह चला जा सकता है, तो इससे नहीं भी दिख सकता है। तो इससे क्या होता है, इसको अम्बुलिकल पार्ट में ऐसा हार्निया होता है, इंटेस्टाइन आता है, तो इसको अम्बुलिकल हार्निया बोला जाता है। उसके बाद ये जो जगह है इंग्यूनल जगह में, जब इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, तो इसको इंग्यूनल हार्निया बोला जाता है। उसके बाद इधर फ्यूमेरल बोन रहता है, तो फ्यूमेरल बोन के पास जैसे इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, तो इसको फ्यूमेरल हार्निया बोला जाता है। तो ऐसे ही बहुत तरह का हार्निया होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हाइटस हार्निया। तो हाइटस हार्निया क्या है? देखिए, हाइटस हार्निया मतलब हमारा स्टोमक, हमारा चेस्ट, और हमारा चेस्ट, थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक वॉल से सेपरेट रहता है। तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन है, इसको बोला जाता है डायफ्राम। तो ये जो आपको ब्लाडर जैसे सीट दिख रहा है, इसको बोला जाता है डायफ्राम। और यही डायफ्राम के ऊपर इधर रहता है एक लंग, और इधर रहता है एक लंग, और बीच में रहता है हार्ट। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम का ऊपर का थोरासिक कैविटी बोला जाता है, और डायफ्राम का नीचे को पार्ट को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को डिवाइड करता है। यही डायफ्राम क्या करता है, ये हमारा लंग को एक्सपेंड करने के लिए, फिर से सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए हेल्प करता है। तो यही जो डायफ्राम है, यही डायफ्राम का एक ओपनिंग है, इधर एक ओपनिंग है, यही ओपनिंग से इसोफेगस बाहर आ जाता है, और थोरासिक कैविटी से होते हुए हमारा माउथ के साथ, हमारा लैरिंग्स, हमारा ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसोफेगस जो इधर से आया, ये जो डायफ्राम का जो ओपनिंग है, जिधर से एब्डोमिनल कैविटी में आता है, यही ओपनिंग को बोला जाता है हाइटस। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कारण पे यही डायफ्राम का यही ओपनिंग, हाइटस ओपनिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब क्या होता है, स्टोमक वही ओपनिंग से ऊपर आ जाता है, थोरासिक कैविटी में चला आता है, तब इसको हाइटस हार्निया बोला जाता है। तो हाइटस ऑर्गन मतलब डायफ्राम का जो ओपनिंग है, जिसको हाइटस बोला जाता है, वही हाइटस से जब स्टोमक ऊपर आ जाता है, थोरासिक कैविटी में आ जाता है,
तब उसको हाइटल हार्निया बोला जाता है और हाइटस हार्निया बोला जाता है। आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो ओपनिंग है इसको हाइटस बोला जाता है और देखिए यही हाइटस थोड़ा बड़ा हो गया, इसके कारण में स्टोमक का ऊपरी भाग इसके अंदर चला गया। इधर लंग रहना चाहिए, इधर आपका हार्ट रहता है, लेकिन इधर स्टोमक नीचे रहता है। लेकिन क्या होता है, यही ओपनिंग बड़ा होने की वजह से स्टोमक ऊपर में थोरेसिक कैविटी में चला गया, तो इसको बोला जाता है हाइटल हार्निया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते, डेफिनेशन देख लेते। क्या बोल रहे हैं, हाइटस हार्निया इज ए मेडिकल कंडीशन द ओपनिंग ऑफ डायफ्राम व्हिच थ्रू इसोफागस पासेस बिकम एनलार्ज। तो क्या बोल रहे हैं, हाइटस हार्निया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक ओपनिंग रहता है डायफ्राम का, व्हिच थ्रू जिसके अंदर से इसोफागस जाता है, वही ओपनिंग जब क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, द पार्ट ऑफ अपर स्टोमक मूव अप इनटू द लोअर पोर्शन ऑफ थोरैक्स, और वही जगह से स्टोमक का अपर पार्ट ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके लोअर पोर्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी का अंदर चला जाता है, तब उसको बोला जाता है हाइटस हार्निया। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, द हाइटस हार्निया occurs when the upper part of stomach push up through the opening of diaphragm hiatus into the chest cavity। तो क्या बोल रहे हैं, हाइटस हार्निया होता है जब हमारा स्टोमक का ऊपर का पार्ट, स्टोमक का ऊपर का हिस्सा जब एक ओपनिंग रहता है, हाइटस बोला जाता है। जब डायफ्राम का एक ओपनिंग हाइटस उससे जब ऊपर हो जाता है और ऊपर से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, तब उसको बोला जाता है हाइटस हार्निया। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। उसके बाद बोल रहा है टाइप। तो हाइटस हार्निया दो टाइप का होता है, एक तो स्लाइडिंग हार्निया, दूसरा पैराइसोफेजियल हार्निया। तो हाइटस हार्निया क्या है, पैराइसोफेजियल हार्निया क्या है, देख लेते हैं। नॉर्मली ऐसे ही स्टोमक को डायफ्राम के नीचे होना चाहिए, लेकिन स्लाइडिंग हार्निया, स्लाइडिंग हाइटस हार्निया किसको बोला जाता है, जब स्टोमक का पूरा ऊपरी भाग, जो ये जो पोर्शन है जिसको कार्डियक बोला जाता है, ये स्टोमक का कार्डियक पार्ट जब ओपनिंग से ऊपर चला जाता है, तब इसको स्लाइड होके ऊपर चला जाता है, तब इसको स्लाइडिंग हार्निया बोला जाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग हार्निया मतलब क्या है, जब स्टोमक का ऊपरी भाग जिसको कार्डियक बोला जाता है, वही कार्डियक जब स्टोमक के अंदर चला जाए, जब डायफ्राम का ओपनिंग से, हाइटस ओपनिंग से थोरेसिक कैविटी में स्लाइड होके चला जाता है, तब उसको स्लाइडिंग हाइटस हार्निया बोला जाता है। और पैराइसोफेजियल हार्निया मतलब क्या है, जब यही जो स्टोमक का हमारा ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट को बोला जाता है फुंडस, और यही पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, और ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बॉडी, और यही जो पार्ट है इसको बोला जाता है पाइलोरिक। तो ये सभी स्टोमक का अलग अलग पार्ट है, लेकिन जब यही स्टोमक का ये जो फुंडस पार्ट है, ये फुंडस पार्ट से जब बेलून जैसा हो जाता है, जब फुंडस पार्ट जब हाइटस ओपनिंग से बाहर आ जाता है, तब उसको पैराइसोफेजियल हाइटस हार्निया बोला जाता है। आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें ये जो पोर्शन है, जो स्टोमक का जो कार्डियक पार्ट है वो अंदर है, लेकिन स्टोमक का जो फुंडस पार्ट है, यही फुंडस पार्ट का थोड़ा सा टिश्यू क्या है, हाइटस ओपनिंग से थोरेसिक कैविटी का अंदर चला गया, तो इसको बोला जाता है पैराइसोफेजियल हाइटस हार्निया। तो हाइटस हार्निया दो टाइप का है, एक तो है स्लाइडिंग हार्निया और दूसरा पैराइसोफेजियल हार्निया। उसके बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कारण। तो हार्निया, हाइटस हार्निया होने का क्या क्या कारण। द कॉमन कॉजेस ऑफ हाइटस हार्निया इज व्हेन द मसल टिश्यू अराउंड द डायफ्रामेटिक हाइटस वीक ड्यू टू ऑफन प्रेशर ऑफ इंटेस्टाइन। तो हाइटस जो डायफ्राम का जो टिश्यू है, जो ओपनिंग है, वही हाइटस ओपनिंग जब लगातार इंटेस्टाइन का प्रेशर में थोड़ा बड़ा हो जाता है और वही हाइटस पोर्शन मसल वीक हो जाता है, तब क्या होता है, तब यही हमारा इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट वही ओपनिंग से बाहर आ जाता है और हमारा हाइटस हार्निया होता है। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के और जो कारण है वो क्या क्या है, क्या क्या कॉजेस है। एजिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइटस हार्निया
पीपल ओवर एज ऑफ 50 ईयर मसल लॉस्ट इलास्टिसिटी। तो क्या बोल रहा है, एजिंग मतलब जब एक आदमी का उम्र हो जाता है, उम्र होने के बाद 50 साल के ऊपर हो जाता है तो उसका मसल का इलास्टिसिटी कम हो जाता है, मसल स्ट्रांग नहीं रहता है, और उसी टाइम पे डायफ्राम का मसल भी वीक हो जाता है, और वहीं वीक पॉइंट से स्टोमक का ऊपर का हिस्सा जब ऊपर चला जाता है, थोरेसिक कैविटी का अंदर चला जाता है, तब उसको हाइटस हर्निया बोला जाता है। तो ये मसल का वीकनेस हो जाना, पेशेंट का एज हो जाना, ये भी हाइटस हर्निया का एक कारण है। उसके बाद दूसरा कारण क्या बोल रहे हैं, परसिस्टेंट प्रेशर ऑफ इंटेस्टाइन ऑन डायफ्राम इज कॉजेस ऑफ हाइटस हर्निया। तो लगातार एक इंटेस्टाइन का प्रेशर, और इंटेस्टाइन का प्रेशर रहने से क्या होता है, स्टोमक के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो स्टोमक ऊपर में जब ऊपर का मसल जो डायफ्राम का मसल स्ट्रांग नहीं होगा, वीक हो जाएगा, तो नीचे से इंटेस्टाइन का प्रेशर और ऊपर से डायफ्राम का प्रेशर नहीं है, मसल वीक है, तो लास्ट में क्या होता है, स्टोमक का ऊपर का हिस्सा डायफ्राम का ऊपर से, डायफ्राम का ओपनिंग से ऊपर चला जाता है। तो इससे ऐसे ही हाइटस हर्निया होने का चांसेस रहता है। उसके बाद ओबिसिटी इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। तो जब पेशेंट का एज हो जाता है, जब आदमी का ज़्यादा भारी हो जाता है, बॉडी में फैट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टोमक के ऊपर प्रेशर आता है और स्टोमक हाइटस ओपनिंग से थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाता है, और ऐसे ही हाइटस हर्निया होने का चांसेस रहता है। उस प्रेगनेंसी इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर व्हिच इज ए कॉजेज ऑफ हाइटस हर्निया। तो जब महिला प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट होने से क्या होता है, यूट्रस एनलार्ज हो जाता है, बेबी बड़ा होता है माँ के ओम के अंदर। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब बेबी का क्या बोलते हैं, प्रेशर में, इंटेस्टाइन में प्रेशर आता है, स्टोमक के अंदर प्रेशर आता है, तो वही प्रेशर से स्टोमक हाइटस ओपनिंग से, डायफ्राम का हाइटस ओपनिंग से थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाते हैं, और ऐसे ही प्रेगनेंसी भी एक हाइटस होने का कारण होता है। उसके बाद मल्टीपल एपिसोड ऑफ वोमिटिंग। तो जब हम लोग वोमिटिंग करते हैं उस टाइम पे हमारा इसोफेगस और स्टोमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वोमिटिंग का जो फोर्स होता है, वही फोर्स से क्या होता है, स्टोमक कभी कभी स्टोमक का ऊपर का हिस्सा डायफ्राम से ऊपर आ जाता है, और ऐसे ही एक्सेसिव वोमिटिंग भी हाइटस हर्निया का एक कारण हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिव कॉफिंग, जब हम लोग कॉफिंग करते हैं तब हमारा डायफ्राम ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, डायफ्राम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसीलिए खांसते खांसते क्या होता है, जो ओपनिंग से इसोफेगस नीचे चला जाता है, जो ओपनिंग से इसोफेगस जाके स्टोमक से जुड़ता है, जो हाइटस ओपनिंग है, उधर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उधर का मसल ज़्यादा वीक हो जाता है, और इसके वजह से धीरे धीरे स्टोमक वहीं ओपनिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे वहीं ओपनिंग से स्टोमक ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ज़्यादा काफिंग करने से भी हाइटस हर्निया हो सकता है। उसके बाद हेवी लिफ्टिंग करने से भी हाइटस हर्निया हो सकता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जब हम लोगों का हाइटस हर्निया होता है तब हम लोग को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, हार्ट बर्निंग और बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। तो चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन आता है, क्यों, देखिए ये हमारा ईसोफेगस, और यही ईसोफेगस और ये हमारा स्टोमक। तो क्या होता है, नॉर्मली स्टोमक डायफ्राम के नीचे रहता है, और यही जो स्टोमक का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, और यही कार्डियक जगह में एक स्पिंटर रहता है, एक गेट जैसा रहता है, एक गेट जैसा रहता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, वही खाना क्या होता है, यही गेट से अंदर स्टोमक के अंदर आ जाता है, और इधर का कार्डियक स्पिंटर बंद हो जाता है, और बंद होने से क्या होता है, हमारा स्टोमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है, जो हमारा खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वही एसिड स्टोमक के अंदर ही रह जाता है। लेकिन जब हाइटस हर्निया का कंडीशन होता है, तब स्टोमक का ऊपर का हिस्सा देखिए डायफ्राम का ऊपर आ जाता है, तब क्या होता है, इधर का जो स्पिंटर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसी कारण पे स्टोमक का जो एसिड है वो हमारा ईसोफेगस से होते हुए हमारा मुंह में चला आता है। इसीलिए जब स्टोमक के अंदर है, जब हमारा ईसोफेगस के अंदर वैसे ही स्टोमक एसिड जो स्टोमक जूस आता है, जो स्टोमक एसिड आ जाता है, इसके कारण पे हमारा स्टोमक में बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, तो जब हाइटस हर्निया होता है तब एक मेन सिम्टम आपको दिखने को मिलता है, बर्निंग, हार्ट बर्निंग और बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। उसके बाद एसिड रिफ्लेक्स होता है, वही कार्डियक स्पिंडर अच्छा ना होने से हमारा स्टोमक का एसिड
इसोफेगस में आ जाता है, तो जिसको एसिड रिफ्लेक्सेस बोला जाता है, तो एसिड रिफ्लेक्स दिखा जाता है। उसके बाद डिस्फेजिया होता है, जब हमारा स्टोमक बंद है, हमारा स्टोमक का ऊपर का हिस्सा क्लोज है, तब क्या होता है, हम लोग खाना खाने की कोशिश करते हैं लेकिन खाना जाने का जगह नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग खाना को निकाल नहीं पाता है, तो वही बोल रहा है डिफिकल्टी टू swallowing, जिसको डिस्पेजिया बोलते हैं। तो हम लोगों को डिस्पेजिया भी दिखने को मिलता है। उसके बाद अपर पेन दिखने को मिलता है। अपर एब्डोमेन पेन क्यों दिखता है? क्योंकि अपर चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में लंग और हार्ट रहने का जगह है, लेकिन जब वही जगह में स्टोमक आ जाता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, तब लंग के ऊपर प्रेशर आता है, और इसी कारण पे हमारा अपर चेस्ट में पेन होता है। इसीलिए अपर एब्डोमेन पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्लोटिंग होता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, जब स्टोमक मूवमेंट नहीं होगा, स्टोमक का एक हिस्सा डायफ्राम के नीचे, दूसरा हिस्सा डायफ्राम के ऊपर ऐसा रहेगा, तो स्टोमक के अंदर ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्लोटिंग होगा। उसके बाद ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यू टू प्रेशर इन डायफ्राम। तो डायफ्राम मसल क्या करता है, लंग को ऊपर के तरफ पुश करता है और सांस छोड़ने के टाइम पे रिलैक्स करता है। ऐसे डायफ्राम मसल हमारा सांस लेने में, छोड़ने में हेल्प करता है। लेकिन जब डायफ्राम का ओपनिंग में स्टोमक आ जाएगा, तब डायफ्राम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, डायफ्राम ठीक से लंग को पुश नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होगा, हम लोगों का ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा। और क्या होगा, वोमिटिंग होगा, क्योंकि स्टोमक का ऊपर का हिस्सा जब हाइटस ओपनिंग से ऊपर आ जाता है, तब खाना ठीक से इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाएगा, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टोमक के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसीलिए एसिडिक हो जाएगा, वोमिटिंग होगा और खाना बाहर आ जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, जब हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तब स्टूल कैसे बनेगा, इसीलिए क्या होगा, हम लोगों का स्टूल भी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोगों का खाना खाने का भी मन नहीं करेगा, एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, तो ऐसा भी सिम्टम दिखेगा। तो ये सभी सिम्टम है जो हम लोगों को हाइटस हार्निया में दिखने मिलता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के में क्या बोल रहा है, देखिए पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे स्टार्ट हुआ सिम्टम, कैसे हमारा बॉडी में वो कारण हुआ और धीरे धीरे कैसे वो एक बीमारी हो गया। तो एक स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा बॉडी के अंदर चेंजेस होता है वो हम लोग देखेंगे। ड्यू टू etiological factor like weak of hiatus muscle, increase intestinal pressure, excessive vomiting और coughing। तो ये सभी कारण जब होता है हमारा बॉडी में, तो एक कारण के अंदर, ये कारण होने के बाद क्या होता है, डिफेक्ट द ओपनिंग ऑफ डायफ्राम मसल। तो ये सभी कारण पे हमारा डायफ्राम का जो ओपनिंग है, हाइटस है, उसका मसल थोड़ा डैमेज हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, वीकेंड टिश्यू। तो जो हाइटस टिश्यू है, वो टिश्यू, वो मसल वीक हो जाता है, और जब वो मसल वीक हो जाता है, तब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल प्रेशर। और उसी टाइम पे हमारा इंटेस्टाइन में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो हमारा स्टोमक के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। तो स्टोमक के ऊपर प्रेशर आता है, और ऊपर में जो छेद, जो हाइटस ओपनिंग है, वो भी बड़ा हो गया, तो स्टोमक क्या होता है, स्टोमक पासेस थ्रू ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। तो ही ओपनिंग से स्टोमक ऊपर में आ जाता है। इससे क्या होता है, जो कंडीशन आता है उसको हाइटस हार्निया बोला जाता है। और हाइटस हार्निया होने ही हमारा कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग, हार्ट बर्निंग, एसिड रिफ्लेक्स, वोमिटिंग, ये सभी सिम्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही पैथोफिजियोलॉजी हमारा बॉडी के अंदर धीरे धीरे ऐसे चेंज होता है और हमारा हाइटस हार्निया होता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम लोग कैसे डायग्नोस्ट करेंगे हाइटस हार्निया हुआ है। तो हाइटस हार्निया चेक करने से ज़्यादातर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन से पता कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरे करके, इरेक्ट एब्डोमिन एक्सरे होता है, एक्सरे करके हम लोग को पता चल सकता है। उसके बाद यूएसजी एब्डोमिन, ये करके हम लोग को पता चल सकता है। उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सभी स्कैन करके हम लोगों को पता चलता है हाइटस हार्निया हुआ है। उसके बाद मैनेजमेंट, हम लोग हाइटस हार्निया डायग्नोस्ट होने के बाद उसको कैसे ठीक करेंगे। तो हाइटस हार्निया, ज़्यादातर हार्निया सर्जिकल मैनेजमेंट पे ठीक होता है, मेडिकल मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो फिर भी हम लोग को सिम्टम कम करने के लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ मेडिसिन का ज़रूरत होता है।
तो मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, देखिए जब हाइटस हर्निया होगा तब हमारा बॉडी का एसिड रिफ्लेक्स होगा, ज़्यादा गैस्ट्रिक होगा, इसीलिए हम लोग फर्स्ट एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन देंगे। तो फर्स्ट हम लोग प्रोवाइड एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन, उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि जब स्टोमक ऊपर में फंसा रहेगा, उधर इंजुरी है, उधर ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए प्रोवाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ना हो तो इसके लिए हम लोग उसको एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद एंटी इमेटिक मेडिसिन टू प्रिवेंट वोमिटिंग। तो जब हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, स्टोमक का हाफ हिस्सा डायफ्राम के ऊपर हाफ नीचे, ऐसा कंडीशन में हमारा स्टोमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है, ये सभी होता है, कारण पे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और हमारा वोमिटिंग सेंसेशन होता है। तो वोमिटिंग कम करने के लिए हम लोग एंटी इमेटिक इंजेक्शन देंगे, मेडिसिन देंगे। उसके बाद प्रोवाइड आईवी फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन। उसके बाद हम लोग उसी टाइम पे जब स्टोमक का ऐसा कंडीशन है, हर्निया है, तो हम लोग खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग खाना नहीं देंगे। तो हम लोग उसको एनर्जी के लिए, पेशेंट के एनर्जी के लिए, क्योंकि खाना नहीं दे रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम लोग आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। जब तक उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट ना हो जाए, पूरा पूरी ठीक ना हो जाए, तब हम लोग उसको इम्प्योर रखेंगे, नील फ्रॉम माउथ रखेंगे और उनको वो खाना कुछ नहीं देंगे, तो इसीलिए हम लोग को फ्लूइड देना होगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग फ्लूइड भी देंगे। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट करके ही हम लोग ज़्यादातर ठीक कर सकते। इज द ओनली वे टू ट्रीट हार्निया, इट कैन बी डन भाया। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट यही इफेक्टिवली हार्निया को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी कैमरा के तो हमारा पेट के अंदर 2 छोटा छोटा छेद करके, वहीं छोटा छेद से इंस्ट्रूमेंट अंदर पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में वही इंस्ट्रूमेंट डाल के हम लोग धीरे से वही स्टोमक को ठीक कर सकते हैं। तो इसको लेप्रोस्कोपी सर्जरी बोला जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक और लेप्रोटोमी करके हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हार्नियोटोमी, मान लीजिए जो पैरा इसोफेजियल हार्निया होता है, उसमें स्टोमक का जो हिस्सा, जो फुंडस का जो हिस्सा बेलून के जैसा हाइटस ओपनिंग से ऊपर आ जाता है, वही हिस्सा को फिर से काट के स्टोमक में इसोफेगस के चार पास में बैंडिंग किया जाता है। तो ऐसे ही हार्नियोप्लास्टी कर सकते, हार्नियोटोमी कर सकते। तो ये सभी सर्जिकल पोजीशन के द्वारा हम लोग हाइटस हार्निया को ट्रीट कर सकते। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग नर्स है, तो हम लोग का क्या काम है, एक पेशेंट जब हाइटस हार्निया होने वाला पेशेंट वार्ड में एडमिशन होगा और इमरजेंसी पेशेंट में आएगा, तो हॉस्पिटल में हम लोग उसको कैसे केयर देंगे। तो हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग क्या क्या करेंगे। फर्स्ट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट जब पहले हॉस्पिटल में आ रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसको पहले पोजीशन देंगे, अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे। उसके बाद प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम। हम लोग उसको वार्ड में एडमिशन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, हाइटस हर्निया हुआ, मान लीजिए कुछ प्लान हुआ उसका सर्जरी का, लेकिन ये सब होने के पहले हम लोग उनको मेडिसिन जो रहेगा मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक दर्द का, उसके बाद आपका एनाल्जेसिक दर्द का, एंटी गैस्ट्रिक जो भी मेडिसिन है वो लोग हम लोग टाइम टू टाइम देंगे। उसके बाद प्रोवाइड आईवी फ्लूइड देंगे, डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट वो देखने के लिए। उसके बाद चेक वाइटल साइंस, हम लोग एवरी आवर उसका वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसका पेन लेवल देखेंगे, पहले से पेन बढ़ा है कि नहीं, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि नहीं, तो ये सभी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद एसिस पेन लेवल, वही हम लोग पेन लेवल चेक करेंगे। उसके बाद एसेस एसेस इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट कितना मतलब उनका तो हम लोग खाना नहीं दे सकते, इनप्योर रहेगा, तो उस टाइम पे हम लोग आईवी फ्लूइड देंगे, तो कितना आईवी फ्लूइड जा रहा है, कितना यूरिन निकल रहा है, इनपुट आउटपुट हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हैज़ टू बी डन रेगुलर ड्रेसिंग टू द सर्जिकल साइट। उसके बाद जब पेशेंट का सर्जरी हो जाएगा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकता है, ओपन करके एब्डोमिन सर्जरी हो सकता है, तो वहीं जो वुंड रहेगा, तो छोटा वुंड हो बड़ा वुंड हो, वहीं सर्जरी होने के बाद वुंड को ड्रेसिंग करना रेगुलर, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एडवाइस पेशेंट टू नॉट डू हेवी लिफ्टिंग। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे हम लोग बता देंगे पेशेंट हेवी लिफ्टिंग ना करे, कुछ ज़्यादा भारी भरकम चीज़ को ना उठाए,
तो ये सभी हम लोग उनको बता देंगे। उसके बाद एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड कॉफिंग वोमिटिंग, हम लोग इटियोलॉजिकल फैक्टर में पढ़े थे, ज़्यादा कॉफिंग वोमिटिंग करने से भी स्टोमक इसोफेगस से ओपन से बाहर आ जाता है, हाइटस ओपनिंग से ऊपर आ जाता है। इसीलिए कॉफ ना करने का, वोमिटिंग ना करने के लिए पेशेंट को हम लोग सलाह देंगे। उसके बाद प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर, और पेशेंट और फैमिली मेंबर को घर जाने के पहले उसको अच्छे से समझाएंगे, उसको अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो ये